हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामि यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा जो आपका विद्या वारिधि की प्रवेश परीक्षा ली जा रही है, विद्या वारिधि यानी कि पीएचडी में प्रवेश की परीक्षा जो ली जा रही है वो कल है, आपका 2:30 बजे से होगा। तो आपका उसमें द्वितीय भाग आता है। द्वितीय भाग यानी कि आपका खंड ख जो होगा वो लिखित प्रश्न पत्र होगा। उसके अंदर में आपको लिखने होंगे, क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर उसी पेपर के अंदर लिखना होगा और वही पेपर आपको जमा कराना होगा। तो आज हम लोग लिखित प्रश्न पत्र के ऊपर में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लिखित प्रश्न पत्र में आप क्या करें, क्या, क्योंकि अब एक दिन बाकी है तो आप कैसे लिखें मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो कर रखी होगी। हाँ, लेकिन वहां पे समस्या ये आती है कि एक तो स्पीड कम होती है लोगों की संस्कृत में लिखने में, क्योंकि 5 प्रश्न लिखने हैं आपको शास्त्रीय विषय में और 2 प्रश्न लिखने हैं अनुसंधान वाले में, ठीक है। तो स्पीड का बहुत बड़ा मैटर होता है और दूसरा क्या होता है, संस्कृत का मैटर होता है कि आपको जो लोग जैसे आधुनिक संस्थाओं से पढ़ कर के आते हैं, जैसे एमए करके जो लोग आते हैं, वो अगर संस्थान में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए संस्कृत में लिखना थोड़ा कठिन मतलब होता है। हाँ, और वो और दूसरा जो आचार्य भी किए होते हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा विषय के ऊपर में, जैसे अनुसंधान का टॉपिक हुआ तो इसके ऊपर में संस्कृत में लिखना कठिन हो जाता है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको कठिन को सरल बना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियोस, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप के अंदर में आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं मुझे, और आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं भी नोट्स वगैरह कभी कभी प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये जो है आपका, ये एक वो है आपका गाइडलाइंस में से लिया है मैंने, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की गाइडलाइंस है। इसमें पहले प्रथम प्रश्न पत्र का स्वरूप देख लेते हैं कि इस बार प्रथम प्रश्न पत्र कैसा आएगा, ठीक। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र का जो स्वरूप रहेगा वो 2 बजे से लेकर के आपका 3:30 बजे तक होगा, ठीक है। 2 बजे से आपका 3:30 बजे तक प्रथम प्रश्न पत्र होगा, 100 अंकों का होगा। और इसके अंदर में देखो, खंड क के अंदर में सामान्य ज्ञान, या इसमें भारतम, भारतीय समाज, संस्कृतिश्च, यानी कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारत, इसके ऊपर में 6 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद संस्कृत भाषाया क्रमिक विकास विभिन्न शास्त्रेषु कालेषु च, यानी कि संस्कृत भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ, जैसे कि वेद से फिर आपका वेदांग आए, वेदांग से फिर पुराण इतिहास, रामायण महाभारत, फिर उसके बाद महाकाव्य, ये कैसे इनका कालक्रम से आपका जो संस्कृत भाषा का विकास हुआ, इसके ऊपर में 6 प्रश्न। फिर विविधा धर्मा दर्शनानि च, ये जो आपके 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, इनके भारते प्रचलितानि उद्भूतानि च, यानी कि इससे भी 6 प्रश्न है। सर्वशास्त्राणां मूल परिचय, मूल सिद्धांत मात्रम से ज्ञानम, ये आपका इसमें भी 6 प्रश्न आएंगे। और पांडुलिपि, शोध प्रविधि, सामान्य परिचय, संदर्भ, पाद टिप्पणी, ग्रंथ सूची निर्माणम, परिशिष्टानि लिप्यंतर ज्ञानम, इससे भी 5-6 प्रश्न आएंगे। तो ये 6 पंचे 30 प्रश्न हो जाएंगे। मैं इसमें मतलब क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अब मुख्य मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है लिखित प्रश्न पत्र जो होगा आपका उसके लिए। लेकिन एक बार जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग एक बार देख लेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये बता दे रहा हूं आपको। देखो, फिर यहाँ पे खंड ख है, इसमें वेदः, छंदः, ज्योतिषम, पुराने इतिहास और अलंकार, इन सब के ऊपर में प्रश्न आएंगे। 4-4 प्रश्न होंगे। तो आज मैंने मतलब जो पुरानी वीडियो कराई उसमें छंद के बारे में बता ही दिया, उससे 4 प्रश्न होंगे। तो ये तो आपका हो ही जाएगा और वेद से भी हो जाएगा। इसका ज्योतिष के अंदर में मैंने आपका शत्रु और मित्र के बारे में करा दिया है। और आपका इसका ये आपके अगली जो वीडियो बनाने वाला हूं मैं, उसके अंदर में राशियों के स्वामी होंगे, ठीक है। और आपके राशियों के स्वामी, उसके बाद में दशा, विंशोत्तरी दशा, ठीक है, इसके बारे में भी होगा। हाँ, और आपका ज्योतिष के बाद में पुराने इतिहास से भी, यानी कि पुराण, इन सब से प्रश्न आएंगे। और अलंकार शास्त्र, अलंकार से भी 4 प्रश्न, यानी कि टोटल इससे 20 प्रश्न आएंगे।
इसके बाद संस्कृतस्य प्रायोगिक व्याकरणस्य सामान्य ज्ञानम, प्रायोगिक व्याकरण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसमें संधि, समास, कारक, वाच्य परिवर्तन, सुबंतानि, तिङन्तानि, कृदंतानि, तद्धितानि पदानि च, इससे 25 प्रश्न होंगे। और संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय है, इसके अंदर में आपका कवियों के नाम, महाकाव्यों के नाम, महाकाव्यों में कितने सर्ग है, सामान्य परिचय होगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये सब OMR शीट में होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, केवल एक ही उत्तर सर्वोत्तम होगा, केवल एक सही उत्तर पर ही उत्तर पत्र OMR शीट में चिन्ह लगाना होगा। यदि किसी उत्तर में 2 चिन्ह लगे होंगे तो वह गलत माना जाएगा। प्रश्न पत्र संस्कृत में होगा, ठीक है। अब ये हमारा यहां से शुरू होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, निबंधात्मक प्रश्न। इसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में स्नातकोत्तर कक्षा में अधीत विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर या आपने आचार्य जो कर रखा होगा उस आचार्य के जो विषय होगा आपका, जैसे कोई नव्य व्याकरण से करता है आचार्य, कोई साहित्य से करता है, कोई ज्योतिष से करता है, ज्योतिष के अंदर में फलित ज्योतिष से करता है, या हाँ वास्तुशास्त्र से करता है, या सिद्धांत ज्योतिष से करता है, या अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, वेदांत, या किसी भी सांख्य योग, किसी भी विषय से करता है आचार्य या स्नातकोत्तर करता है, तो उस विषय का उसको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अनेक वर्ग से विषय चयन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि अनेक वर्ग से अगर अपने विषय का चयन किया है तो वो स्वीकार नहीं होगा, केवल एक ही विषय स्वीकार होगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए, ये जो प्रश्न पत्र होगा आपका, ये आपका पहला प्रश्न पत्र है 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। फिर उसका दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा 3:40 से लेकर के 5:10 तक होगा। ये भी 100 नंबर का होगा। और इसमें निर्दिष्ट विषय शास्त्र जो होंगे वो आपके उसमें 10 प्रश्न होंगे, मतलब 5 प्रश्न होंगे 10-10 मार्क्स के। टोटल 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से आपको 5 करने होंगे, 3 की छूट मिलेगी। अनुसंधान पद्धति में 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे। इसमें 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्या वारिधि प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप शिक्षा शास्त्र, ये शिक्षा शास्त्र वालों के लिए, तो शिक्षा शास्त्र वालों के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। अभी देखिए, अन्य अंतः शास्त्रीय विषय वर्ग सूची, यानी कि अंतः शास्त्र के विषय वर्ग की सूची है। इसमें क्या एक शास्त्र के अंदर में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी उसके ऊपर में है। आपसे इन सब चीजों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। इनमें इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है और अभी एग्ज़ाम मतलब आपका कल है। मैं चाहता हूँ कि आपको बस ये बताऊँ कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। वेदः वेदांगानी, ये सिद्धांत ज्योतिष का है, सिद्धांत ज्योतिषम, फलित ज्योतिषम, वास्तुशास्त्रम, ये तो पूरा का पूरा एक उसमें दे रखा है, ठीक है। अंतःशास्त्र का विषय हो गया। काला पेन, ये सब चीज़ें परीक्षा का परिणाम हो गया, ये सब चीज़ें सूची। अब यहाँ देखिए, ये आपका एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, इसके अंदर में मैं नीचे चलता हूँ, नीचे में लिखित का, क्योंकि ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, लिखित का मैं एक दिखा देता हूँ आपको। और इसमें लिखित के प्रश्न पत्र के ऊपर में ये देखिए, इससे पहले ये रहा आपका अनुसंधान वाला जो है, उसमें देखिए, रिसर्च पदेन समानार्थकानाम अनुसंधानम गवेषणम संशोधनम परिशोधनम इत्यादि नाम विवरणम। रिसर्च पदेन, रिसर्च पद से समानार्थक जो है उसके अनुसंधान, गवेषण, संशोधन और परिशोधन, इसका विवरण, इनका विवरण करना है। ये संस्कृत वाङ्मय अनुसंधान से प्राचीनता उदाहरणानि च, संस्कृत वाङ्मय में अनुसंधान की प्राचीनता और उसके उदाहरण, इसके ऊपर में भी आपको तैयार करना है। ये मतलब आपका इन्होंने ये दे रखा है, ये सिलेबस है। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर में जो अनुसंधान का जो भाग है, हाँ, जो कि शोध का है, उस शोध के भाग में से ये आपका ये सिलेबस दे रखा है। संस्कृत वाङ्मय अनुसंधान से आवश्यकता तत्प्रयोजन च, संस्कृत वाङ्मय में अनुसंधान की आवश्यकता और उसका प्रयोजन, ठीक है। अनुसंधान, फिर इसका दूसरा इसमें भाग दे रखा है, अनुसंधान से स्वरूपम सीमा च, अनुसंधान से स्वरूपम, अनुसंधान सोपानानि, संस्कृत वाङ्मय अनुसंधान से सीमा, संस्कृत वाङ्मय में अनुसंधान की सीमा क्या क्या होगी। हाँ, वैदिक लौकिक दर्शन वाङ्मयम, मातृकाव्य पाठ समीक्षात्मक संपादनम, हाँ, और इसके बाद में ग्रंथानाम समीक्षात्मकम अध्ययनम, संस्कृत विदुषाम व्यक्तित्वम,
कृतित्वंचा, यानी कि संस्कृत विद्वानों की व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की है उसका कृतित्व। ठीक है। अनुसंधान विषय चयने अवधेय अंश, अनुसंधान विषय में चयन में कौन कौन से अंशों को, मतलब किन किन अनुशंसों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में। अभिरुचि ही पहला अभिरुचि है, दूसरा योग्यता, विषयस्य प्राधान्यम, सामग्री नाम उपलब्धि, स्पष्टत्वम, अध्ययन से योग्यत्वम और समाधान समाधान योग्यत्वम इत्यादयः। ये एते सर्वेपि विषयाः यदा वयम् अनुसन्धानस्य विषयचयनं कुर्मः तस्मिन् समये एतेषां विषयाणाम् उपरि ध्यानं दातव्यं भवति। अतः एते विषयाः भवताम् अत्र पाठ्यक्रमे संलग्नाः सन्ति, पाठ्यक्रमे प्रदत्ताः सन्ति। अस्तु तत्र थोड़ा सा मैं भी संस्कृत में बोल देता हूँ, क्योंकि पेपर जो है आपका लिखना संस्कृत में है, तो आप लोगों को आता ही होगा, तो इसलिए। अनुसंधान से विषय चयन प्रक्रिया, अनुसंधान से विषय कथम वयम चिनुमः तस्य अत्र प्रक्रियायाः वर्णनं विद्यते। प्रक्रियायाः वर्णनम् अत्र क्रियते। अतः कीदृशी प्रक्रिया भवति तस्य अनुसंधानस्य यदा विषयस्य चयनं कुर्मः तस्मिन् तस्यां विषय चयन प्रक्रियायां वयं कथं चिनुमः शब्द विषयं तस्य प्रक्रियायाः वर्णनं करणीयम् अत्र। अनंतरम चतुर्थे भागे सामग्री संकलनम तत्स्रोतांसी, मतलब इसमें सामग्री का संकलन। तो देखो इसमें ना एक चीज ये देख लेना, मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे प्राथमिक स्रोतांशी, प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? मूल ग्रंथ होते हैं, व्याख्या ग्रंथ होते हैं, पुरातत्व आधार होते हैं, हाँ शिलासनानी होते हैं, शासकीयानी होते हैं और अभिलेखानी होते हैं। मतलब क्या है? प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी जिसे कहते हैं, प्राइमरी सोर्स, इंग्लिश में प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और ये क्या होता है? मूल ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ है वो, हाँ व्याख्या, उसके ग्रंथों की जो व्याख्या होती है वो। पुरातत्व आधार, पुरातत्व यानी कि प्राचीन काल के जो पुरातत्व आधार के जो मिलते हैं, जैसे शिलालेख वगैरह, जैसे ये देखो शिलासनानी यानी कि शिलालेख हो गया। और शासकीयानी यानी कि गवर्नमेंट के कोई आपका गजेट गजेट वगैरह जो होते हैं ना, गवर्नमेंट का कोई आदेश है वो। और अभिलेख, ये सारे के सारे प्राथमिक स्रोत है। तो आपके उसमें प्रश्न आ सकता है ये कि मतलब प्राथमिक स्रोतानां सामग्री संकलन समय अनुसंधानस्य प्राथमिक स्रोतानां ये स्रोताः सन्ति तेषां वर्णनं कुर्वन्तु, ऐसा करके प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना? तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मूल ग्रंथ तो आप लोग लिख सकते हो, जैसे अष्टाध्यायी हो गया, मूल ग्रंथ हो गया, आप लिख दो। ऐसे कोई एक उदाहरण अपने मन से देना है। और ये क्योंकि अनुसंधान के बारे में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो 25 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आप अगर इसके बारे में नहीं भी जानते हो ना, तो पहले तो 4 प्रश्न उसमें होंगे। ठीक है, और उन चारों में से आपको 2 करने हैं। तो 2 ऐसे विषय चुनना जिसमें आप लिख सको, बहुत ज्यादा लिख सको। क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर में 25 प्रश्न के अंदर में लिखना ज्यादा मांगेगा। हाँ, क्योंकि 10 मार्क्स के अंदर में ज्यादा से ज्यादा आप अगर 2 पेज भी लिखते हो ना, 10 में से 8-9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, 8-9 या 7 तक मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन 25 मार्क्स के अंदर में आपको कम से कम नहीं कुछ तो 4 से 5 पेज आपको लिखने होंगे। तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 2 पेज पे तो मार्क्स देगा नहीं, 25 मार्क्स का है। तो इसलिए अतः यदा भवन्तः सर्वेपि प्रश्नं चिन्वन्ति तस्मिन् समये किम् अस्मिन् विषये ध्यानं यच्छन्तु यत्र यद् येषां प्रश्नानां चयनं कुर्वन्ति भवन्तः तत्र ते सरलाः प्रश्नाः भवेयुः। मतलब उसके ऊपर सरल प्रश्न होने चाहिए, और उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप ये कर सको कि उस पे लिख सको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और एक बात और, आपको अभी पहले मैं ये पूरा कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है ना? ये चीज पहले मैं एक बार और मतलब ये कंप्लीट कर देता हूँ। आनुषंगिक स्रोतांशी, आनुषंगिक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, साहित्य का इतिहास, जैसे आप संस्कृत साहित्य का इतिहास है, या वैदिक साहित्य का इतिहास है, या काव्य शास्त्र का इतिहास है, तो वो आनुषंगिक स्रोत है।
ठीक है ना। ग्रंथ सूची, ग्रंथों की कोई सूची है, वो भी आनुषंगिक है। शोध पत्रिका, शोध की पत्रिकाएं जो निकलती है वो भी है। कोश, या जो आप लोग मतलब शब्दकोश देखते हो, जैसे आप देखते होगे, ये भी हो गया आपका जो शब्दकोश है, आपका अमर कोश है, ये सारे के सारे। लेखनानी, अलग अलग जो पत्रिकाओं के अंदर में लेख मिलते हैं, या आपको न्यूज़पेपर का लेख हो गया, कोई भी लेख है वो, ठीक है। इसके बाद आधुनिकोपकरणानी, आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं? हाँ, इसमें आएगा अंतरजालम, इंटरनेट, जाल स्थानानी, यानी कि आपका ये हो गया वेबसाइट्स, जो भी वेबसाइट्स हैं, और ई शोध पत्रिका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपके शोध पत्रिकाएं हो गई। ई कोशाहा, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स, जैसे कि आपका विकिपीडिया हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्स है। फिर इसके बाद चौथा इसका भाग है ग्रंथालय, ग्रंथालय प्राप्य प्रयोजनानी। तो अगर ये मेरे हिसाब से यहां से प्रश्न एक तो जरूर आएगा, और ये जो है आपका, ये सरल सेक्शन है, क्योंकि देखो आपको मैं बताता हूँ, ये जो है आपके, ये आपके जो भी ये पूरा दिया हुआ है, इसके अंदर में आप देखोगे कि ये तो चलो आप रिसर्च पद का समानार्थक कि आप कर लोगे इसके बारे में, लेकिन अगर रिसर्च की परिभाषा लिखनी हो, ये सब चीजें लिखनी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। मतलब आपका अनुसंधान, संस्कृत वाङ्मय अनुसंधान से प्राचीनता उदाहरण आनी, तो उसके बारे में उदाहरण वगैरह देने के लिए आपको याद करना होगा। और संस्कृत का अनुसंधान का स्वरूप कैसा है, अनुसंधान के सोपान कौन कौन से, ये जरूर कर लेना, अनुसंधान के सोपान, ठीक है। शोध के सोपान या अनुसंधान के सोपान, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में एक मैंने पीडीएफ भेजा है, वो जरूर देख लेना। उसके अंदर में सोपान दिए हुए हैं, कौन कौन से सोपान है, और सोपानों पे प्रश्न प्रति वर्ष आते हैं, समझे। तो इसलिए इस बार भी प्रश्न आएगा। अगर आपको सोपान याद है, आप आराम से 8 सोपान के लगभग है, तो वो 8 सोपान आप आराम से कर सकते हो। तो इसलिए 25 मार्क्स उसके अंदर, 25 मार्क्स के प्रश्न के अंदर आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें, अभिरुचि, ये विषय चयन के ऊपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर में प्रश्न जरूर आएगा, स्रोतों के ऊपर में। तो इसको आप और ये आसान भी है, क्योंकि आप मूल ग्रंथ के ऊपर में लिख सकते हो। 2-3 उदाहरण दे दो, जैसे मूल ग्रंथ के ले लो आप, अभिज्ञान शाकुंतलम ले लो, या कोई भी ग्रंथ ले लो, वो मूल ग्रंथ है, ठीक है। प्राथमिक स्रोत में हो गया। व्याख्या ग्रंथ के अंदर में जैसे पतंजलि का महाभाष्य हो गया, हाँ ये व्याख्या ग्रंथ हो गया। हाँ, पुरातत्व आधार कुछ भी ले लो, शिलासन शिलालेख ले लो, हाँ शासकीय जो भी आदेश है, को एक एक अपना उदाहरण लेकर के उसके बारे में बताते चलो, थोड़ा बहुत जो उसके बारे में जानते हो, ऐसे करके हमें क्या करना है, इसको विस्तार करना है। और अगर संस्कृत आपकी अच्छी है, तब तो आप विस्तार कर सकते हो। अगर अच्छी नहीं है, तो आप क्या करो कि कोई श्लोक याद हो तो वो श्लोक बीच में जरूर डालो, ठीक है। कोई भी श्लोक हो, जैसे आपको मान ले लिया आपने मूल ग्रंथ के अंदर में अभिज्ञान शाकुंतलम लिया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण याद होगा, मंगलाचरण डाल दो कि अभिज्ञान शाकुंतलम प्राथमिक स्रोत्र ग्रंथे आगच्छति, तत्र किम अस्य मंगलाचरणम एवं अस्ति। बस ऐसे करके मंगलाचरण आपने लिख दिया, आपका वो मतलब श्लोक भी हो गया, और आपकी राइटिंग जो होगी उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप कितना भी लिखोगे, उसके अंदर में क्या होगा, अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, लिखने में समस्या होती है, तो फिर आप जो है वहां पे अशुद्धि, इन सब चीजों में आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन श्लोक में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और ऊपर से आपका जो प्रमाण है वो मिल जाता है श्लोक। तो इसके कारण क्या होता है, आपका जो ये मार्क्स है वो अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आपका हमारा इसका बी, संबद्ध साहित्य से सर्वेक्षणम, संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण। किम नाम संबद्ध साहित्यम, संबद्ध साहित्यम क्या होता है, शोध प्रबंधे तस्य सर्वेक्षण से आवश्यकता। हाँ, उसके संबद्ध जो साहित्य होते हैं, जैसे आपका देखोगे, आप किसी भी विषय पर शोध करने के लिए जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो जो शोध हो चुके हैं, उन सभी शोधों को देखना, उसी को कहते हैं संबद्ध साहित्य। संबद्ध साहित्य से स्रोता, साहित्य स्रोतांशी, ठीक है। संबद्ध साहित्य सर्वेक्षण, सर्वेक्षण समावेशना प्रकारा, प्राचीन ग्रंथेषु प्रदर्शितम संबद्ध साहित्य सर्वेक्षणम। ये जो है, ये इस टॉपिक को अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा आपको,
ये वाला आप अच्छे से कर लेना। और एक चीज और, ये जो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि सोपान, सोपान और मैंने जो उसमें भेजा है अनुसंधान शोध का स्वरूप, ये सब चीजें मैंने भेजा हुआ है, तो उसके उसमें से देख लेना आप, वो जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें दो ही प्रश्न करने हैं आपको। तो जो आपको सबसे अच्छे से आता है खुद से एक बार देख लेना कि मैं इस पे कम से कम नहीं कुछ तो आप अपने मन में सोच करके रखना कि मैं 2 से 3 पेज तो लिख ही लूंगी या लिख ही लूंगा। हाँ, जो कोई भी है, तो उसमें ये है आपका कि 2 से 3 पेज आप अपने दिमाग में ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पहले लिखने से पहले 2 मिनट सोच करके कि मैं इसमें कौन कौन से श्लोक लिखूंगा, ठीक है, किस किस ग्रंथों का प्रमाण दूंगा, ग्रंथों के नाम, हाँ, और कवियों के नाम, ठीक है, या कुछ भी ऐसे प्रमाण जब भी दो, तो आप एक काम करना कि उसको अंडरलाइन जरूर करना। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी मान लो कालिदास का नाम लिखा, ठीक है, अब जब उसका उनका नाम लिख दिया तो उसके नीचे अंडरलाइन किया ना, क्योंकि देखो आप समझते होंगे कि आपके पेपर जो होंगे वो आपके पूरे पढ़े पढ़े जाएंगे ऐसा चेकर से, तो वो ऊपर ऊपर से पढ़ता है, मतलब जब भी कोई चेक करने वाला होगा वो इतना डीपली समय का अभाव रहता है, तो वो जब अंडरलाइन चीजें देखेगा कि आपने उसको अंडरलाइन कर रखा, तो वो नजर नजर हमेशा उसी पर जाती है। आप कभी भी कोई भी पुस्तक पढ़ते होगे या कुछ भी चीज पढ़ते होगे, तो उसमें अंडरलाइन चीजें देखोगे, यानी कि उसके नीचे में अगर कोई लाइन किया रहेगा तो आपकी दृष्टि सबसे ज्यादा उसी पर जाएगी। तो जब आप मुख्य चीजों को अंडरलाइन कर दोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर जो चेक करने वाला हो उसकी दृष्टि यहाँ जाएगी, और वो देखेगा इसने अच्छे से कालिदास का नाम भी लिखा है, इसने आपका पाणिनि का भी नाम लिखा है, तो ये जो इस प्रकार के जो आपको अंडरलाइन करने के बाद में, तो उससे मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ये पांचवा है, इसमें अनुसंधान प्रकार सर्वेक्षणम शास्त्रीयम तुलनात्मकम समस्या मूलकम क्षेत्रीयम विमर्शात्मकम अध्ययनम वर्णनात्मकम व्याख्यानम व्याख्यानात्मकम व्याख्यानात्मकं च अध्ययनम। इसमें क्या है आपका, सर्वेक्षण अनुसंधान, शास्त्रीय अनुसंधान, तुलनात्मक अनुसंधान, समस्या मूलक अनुसंधान, क्षेत्रीय अनुसंधान, विमर्शात्मक अध्ययन अध्ययन का अनुसंधान या वर्णनात्मक व्याख्यान का अनुसंधान, ये 7 प्रकार के अनुसंधानों के प्रकार बताए हुए हैं। हाँ, तो इसमें से आपको मान लो इसमें 25 मार्क्स में आ जाएगा अनुसंधान के जो आपके प्रकार, अनुसंधान से प्रकाराणाम विवेचनम कुरुता। तो आप ये सातों को ना एक बार नोटबुक में लिख लीजिए, और ये सातों नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे ही आपको मान लो अनुसंधान से प्रकाराणाम विवेचयता, ठीक है, हाँ, तो आप इसमें क्या है, अनुसंधान के प्रकारों को विवेचना कीजिए। तो आप ये सातों नाम याद रहेंगे तो सर्वेक्षणम अनुसंधानम, अब सर्वेक्षणम अनुसंधान एतस्मिन् अनुसंधाने, हाँ, सर्वेक्षणम भवती, ऐसे करके अपने मन से जो भी चीजें आती है, आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है ना तब भी कॉन्फिडेंस से लिखिए, ठीक है, छोड़ करके मत आना एक भी प्रश्न, क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो आपने 10 मार्क्स वाला अगर छोड़ दिया, हाँ, वहां पे अभी मैं बता दूंगा उस 10 मार्क्स वाले को, तो पूरे 10 मार्क्स जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए आप प्रश्नों को करिए, और अगर नहीं भी आता है तब भी आप कॉन्फिडेंस से लिखिए, संस्कृत में अच्छे से लिखिए, तो आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे और ये इसमें देखिए, ये जो है प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, और ये पुराना प्रश्न पत्र है। इसके अंदर मैं एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था ना, कि 25 मार्क्स का 2 प्रश्न होते थे, ठीक है, और वो 50 मार्क्स होता था, और इसमें मतलब फिर से 25 मार्क्स के 2 प्रश्न होते थे, वो भी 50 मार्क्स के होते थे, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था ना, कि विषय में ही 100 मार्क्स का पेपर होता था, अनुसंधान का पेपर नहीं होता था, अनुसंधान का भाग नहीं होता था। फिर इसको चेंज किया, फिर अनुसंधान का भाग लेकर के आए, अनुसंधान के अंदर में आपके 25 मार्क्स के प्रश्न कर दिया, 2 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के करने होंगे, और जो शास्त्रीय जो विषय का अध्ययन है उसके अंदर में 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के 5 प्रश्न कर दिए, ठीक है।
तो ये 50 मार्क्स हो गया। देखो यहाँ पे अद्वैत वेदांत में दिया हुआ है जन्माद्या यथा इति सूत्रम भाष्यानुसारम व्याख्याता। अब ये देखो इसमें जन्माद्यतः, हाँ, अब ये इति सूत्रम भाष्यानुसारम व्याख्याता। अब इसमें क्या कर सकता है, जिसको अद्वैत वेदांत का है वो आपको ये डायरेक्ट सूत्र तो नहीं लिखेगा, हाँ, पहले ये किस ग्रंथ से है उस ग्रंथ के बारे में लिखेगा, फिर उस ग्रंथ की राइटर के बारे में थोड़ा सा, हाँ, ऐसे करके कम से कम नहीं कुछ तो ग्रंथ और राइटर के बारे में कम से कम 10 से 15 लाइन, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस विषय में आओ और इस विषय को आप शुरू करोगे, ठीक है। इस प्रकार से करना है, निर्गुणमेव ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्यम, ऐसा करना है। इसके अंदर ऐसे ही द्वैताद्वैत वेदांत के ऊपर में है, ठीक है। इसके बाद में विशिष्टाद्वैत वेदांत, हाँ, द्वैताद्वैत वेदांत के अंदर में भी ऐसे ही 25-25 मार्क्स के 4 प्रश्न करने होते थे। ये सांख्य योग है, सांख्य योग के अंदर में योग लक्षणम निर्दुष्टम किमिति यथा शास्त्रम वर्णित। योग लक्षण जो है निर्दुष्ट वो क्या है, वो आपको शास्त्र के अनुसार उसकी वर्णन करनी है। सांख्य दर्शनस्य तत्वानाम विवेचनम कुरुता। अब यहाँ पे ये तो चलो 25 मार्क्स का आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तत्वों को 25 तत्वों को करना है। आप 25 तत्वों के नाम लिखिए, सबका एक साथ वर्णन करिए, हाँ, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय चार्ट बना दिया, तो 25 मार्क्स का ये ऐसा हो गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इसको तो आराम से कर सकते हो। ये अब योग लक्षणम निर्दुष्टम किमिति यथा शास्त्रम वर्णिता। अब योग का लक्षण बताना है, तो अब योग का लक्षण जो सांख्य योग के अंदर में है आपका दिया हुआ है, ये कैसे आपका ये योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको फिर इसके अंदर में अगर जब आप लिखने जाओगे तो फिर देखो जो भी प्रश्न आप लिखोगे ना, आपको ये याद रखना है कि मुझे 25 मार्क्स का लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इस पे डायरेक्ट मत जाओ, ठीक है। आपको अगर मान लो योग लक्षणम लिखना होगा तो पतंजलि योग सूत्र में तो पहले सबसे पहले पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, तो उसके बाद में फिर योग सूत्र के अंदर में 4 पाद है, फिर उस चारों पादों के नाम लिखने हैं, हाँ, फिर उसके बाद इस पहले पाद के अंदर में उन्होंने योग का लक्षण बताया, हाँ, और फिर उसके चित्त वृत्ति क्या होती है, ये पूरा फिर योग का लक्षण तब आएगा। तो इस प्रकार आपका ग्रंथों के बारे में वर्णन करके उसके बाद में लिखा। यहाँ पे देखो सांख्य सम्मतस्य पुरुषस्य स्वरूपम प्रमाणम विवेचेत, ऐसे ऐसे प्रश्न है, ठीक है। न्याय वैशेषिक दर्शन का हो गया, पुराने इतिहास के अंदर में श्रीमद् भागवत पुराण अनुसारेण पुराण से 10 लक्षणानी। आपको पता होगा कि पुराण का 10 लक्षण मिलता है। वैसे 5 लक्षण होते हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मनवंतरानि च, तो लेकिन पुराण भागवत पुराण के अंदर में 10 लक्षण मिलते हैं, ठीक है ना। पुराणवम भवति इति पुराण से निर्वचनम संयुक्तकम सप्रमाणम च लिखता। पुराणवम भवति इसको आपको बताना है, ठीक है, इसको सब प्रमाणित लिखना है, ऐसा। ये आपके कुछ देखो, ये नव्य व्याकरण का जो मैंने भी ये करवाया है, और रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है व्याकरण के वाले जो है, व्याकरण से जो पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ज्यादा समस्या होगी नहीं, क्योंकि वो व्याकरण से अगर अचानक किया है तो ही तो उनके लिए ये जो है रक्षोहागम लघ्व संदेह, ये प्रयोजन प्रयोजन के ऊपर प्रश्न अवश्य आएगा, ठीक है। और इसके बाद में साहित्य वालों के लिए क्या होगा, साहित्य वालों के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि देखो आप ये कर सकते हो कि बृहत्त्रयी जो ग्रंथ है उनके बारे में आप अवश्य कर लें। 10-10 मार्क्स के जो प्रश्न है साहित्य के बारे में, साहित्य में बता रहा हूं, बृहत्त्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं और लघुत्रयी, इन दोनों में से कोई एक अवश्य आएगा। और आपका काव्यों के लक्षण में आपका वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद में आपका मम्मट का लक्षण जो है काव्य का, हाँ, वो काव्य का प्रयोजन, फिर उसके बाद में काव्य का लक्षण काव्य का प्रयोजन, फिर उसके बाद में कोई नाटक है जैसे स्वप्न वासव दत्तम, हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो प्रसिद्ध है ही। इस प्रकार आपको इसके अंदर में जो आपका काव्य का लक्षण काव्य का प्रयोजन और आपका दोष, ठीक है, साहित्य के अंदर में दोष प्रकरण से आपका महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य खंड काव्य, ये इसका लक्षण,
आपका, और रूपक 10 रूपक का, ठीक है ना, 10 रूपकों का नाम याद होना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद में नाटक प्रकरण भान जो है, इस प्रकार जो है उस वो याद होने चाहिए। ये आपके साहित्य में 5 प्रश्न करने हैं, 10-10 मार्क्स के हैं। तो आप लोग अगर 1.5 पेज भी लिख करके आओगे ना, लेकिन जब कभी साहित्य वाले लिखना, तो आप लोग क्या करना कि श्लोक जरूर लिखना, ठीक है। श्लोक जैसे आपको मान लो रूपक का पूछा लक्षण, तो रूपक के लक्षण में नाटकमथ प्रकरणम भान व्यायोग, जो ये श्लोक है, तो ये इसका आपको लिखना है श्लोक। क्योंकि श्लोक लिखने के बाद में आपका जो श्लोक जो लिखोगे उसको कोट जरूर कर देना, मतलब 2 ऊपर एपोस्ट्रोफी वाले कॉमा जो होते हैं उससे कोट करना। और आप उसके बाद में उसके थोड़ी सी व्याख्या कर देना, जैसे आपका श्लोक है तो श्लोक का व्याख्या कर देना। महाकाव्य का लक्षण सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रेको नायक असुरा, इस प्रकार जो महाकाव्य का लक्षण है उसको भी आप ऐसे लिख करके उसके बाद में उसको आप थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर देना। ऐसे ही आपका दोष है, दोष के ऊपर में भी कर सकते हो, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसके अंदर में आप उदाहरण के ऊपर में श्लोक डाल सकते हो इसके, ठीक है। रस का लक्षण आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार आप जो भी लिखना है उसमें श्लोक जरूर डालना साहित्य वाले, ठीक है। क्योंकि श्लोकों पे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। ये साहित्य के लिए हो गया। व्याकरण वाले, व्याकरण वालों के लिए क्या है, व्याकरण वाले तो वैसे ही वो लोग तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी व्याकरण वालों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, व्याकरण, व्याकरण वाले क्या है, नव्य व्याकरण वाले आप लघु प्रयोजन जो है, ठीक है, मुख्य प्रयोजन। और उसके बाद में आपका जो आपका ये संज्ञा सूत्र, ठीक है, संज्ञा सूत्र के ऊपर में आपका पूछ सकते हैं कि संज्ञा सूत्र क्या मतलब कौन कौन से होते हैं आपके, इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। और पतंजलि के महाभाष्य के ऊपर में, और आपके कोई भी एक मतलब राइटर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आपका मान लो ये हो गया भर्तृहरि हो गया, या आपका वामन जयादित्य हो गया, हाँ जो भी है, कैयट हो गए, इनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें कर लेना व्याकरण वाले, ठीक। और ज्योतिष वाले, ज्योतिष वाले क्या करना, ज्योतिष वालों के लिए देखो आपका राशियों के स्वामी, ठीक है, राशियों के स्वामी के बाद में योग, योग में आपका जो आपके योग में आपके विष्कुंभ प्रीति, इसके अलावा एक होता है करण, करण बहुत इंपॉर्टेंट है, करण पे प्रश्न पूछा पूछा जा सकता है। हाँ, बव बालव कौलव तैतिल गर्भ निज विष्टि जो है, इस प्रकार के जो करण है उनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता, उनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपका करण से, करण के बाद में आपका आता है ग्रहों के मैत्री, ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री के अंदर में नैसर्गिक मैत्री भी होता है, नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री, और उसके बाद में फिर इन दोनों को मिलाकर के पंचधा मैत्री बन जाता है। पंचधा मैत्री पे प्रश्न आता ही है, ठीक है ना, ये फलित ज्योतिष वालों के लिए है। और आपका इसके अलावा आपका दृष्टि, दृष्टि कुंडली में दृष्टि, और भावों के भाव विचार, भावों के जैसे पंचम भाव विचार, सप्तम भाव विचार, दसम भाव विचार, इसके ऊपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भाव विचार। ये ज्योतिष के बारे में भाव विचार, और भी ज्योतिष में प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हैं। तो आप ज्योतिष के अंदर में भी देखो, व्याकरण के अंदर में समस्या क्या है, व्याकरण के अंदर श्लोक बहुत कम लिख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर में भी जो भी चीजें आप लिखोगे उसमें श्लोक डाल देना। जैसे आप मान लो राशियों के स्वामी के बारे में लिखते हो, तो राशियों के स्वामी के बारे में अजिबृष्मिकांकर आकर की, इस प्रकार जो लघु जातक का श्लोक है ना, वो डाल सकते हो। हाँ, करण में, करण के अंदर में श्लोक तो मतलब नहीं भी डालोगे तो चार्ट बना करके आप अपना तिथियों के अनुसार तिथ्यर्ध भागम करणम, हाँ, फिर उसके बाद में आपका शब्द का शब्द बौ बालव कौलव तैतिल घर वनिज विष्टि,
सप्तचरकर्णानि भवन्ति। अनन्तरं तत्र चत्वारः स्थिरकर्णानि भवन्ति, शकुनि चतुष्पाद नागकिष्टुग्न। एतेषां तत्र चक्रं निर्माय अनन्तरं करोतु। एवमेव ग्रहमैत्री अत्रापि भवन्तः श्लोकं विलिख्य तेषां वर्णनं यथा अहं गत वीडियो मध्ये यथा अहं कृतवान् अस्मि किम् अहम् एकं चार्ट् निर्मितवान् यथा मित्र सम शत्रु। तो ऐसे करके आप लोग चार्ट बना सकते हो। चार्ट बनाने के बाद में तात्कालिक बता करके पंचधा मैत्री कर सकते हो। दृष्टि में आप बता सकते हो कि सप्तम दृष्टि होती है, फिर मंगल गुरु और शनि, इन तीनों की अलग से दृष्टि भी होती है। भाव विचार भी आप बता सकते हो कि, तो इस पे सब पे श्लोक मिल जाएंगे, आपको श्लोक लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आपका व्याकरण, साहित्य और दर्शन के अंदर में तो आप लोग कर ही सकते हो। दर्शन वालों के लिए, क्योंकि दर्शन के अंदर में बहुत सारे विषय हैं। हाँ, वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, योग है आपका, इसके बाद में सांख्य योग हो गया, फिर इसके बाद में आपका न्याय वैशेषिक। तो दर्शन वाले तो कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा मुख्य उद्देश्य था साहित्य वालों के लिए, क्योंकि साहित्य वाले ज्यादातर ना एमए करके आते हैं, तो उनके लिए है कि आप लोग काव्य के लक्षण, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, दोष, रस, आपका नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो है उसके बारे में मतलब देख लेना कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के ऊपर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जैसे मम्मट का हो गया आपका काव्य प्रकाश से, तो आपका काव्य का प्रयोजन तो मैंने बता दिया आपका। वृत्ति विचार, जो आपका वृत्ति विचार है, इसके ऊपर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपका महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य के बाद में आपका खंड काव्य, ये सब चीजें हैं ही इसमें, इसी में आ जाएंगी। रूपक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजों से 5 प्रश्न करने हैं आपको, और ऐसे प्रश्न लेना आप लोग कि जिसपे आप लिख सको, जिसपे आपको श्लोक पता हो। एटलीस्ट अगर श्लोक कहीं पे भूल भी जाओ ना श्लोक को, तो आप लोग उसके आगे में क्या करना, डैश 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 डाल देना। जैसे आगे की लाइन लिख करके उसके बाद जहां से भूल जाओ तो उसके आगे में डैश 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 डाल करके अंत में इति डाल देना। क्योंकि क्या होगा कि उसको लगेगा, एग्जामिनर को, जो कोई भी चेक करने वाला होगा, उसको लगेगा कि आपने कर रखा है, आपको ये श्लोक याद है, लेकिन समय अभाव के कारण आपने ये श्लोक लिखा नहीं। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।